है ना आप, आई थिंक यू कैन गो है। या श्योर। तो गिरिबाला जी ने अपनी कहानी आगे शुरू की। अपनी उनकी सौम्य मृदु आवाज कठिनाई से ही सुनने आ रही थी। घाट निर्जन था, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव ने हमारे चारों ओर एक संरक्षक प्रकाश का वलय निर्माण कर दिया, ताकि नहाने के लिए देर से आने वाले इक्के दुक्के लोग भी हमारे विधि संस्कार में बाधा ना डाल सकें। तो वो एक्सप्लेन कर रही हैं अपनी सिचुएशन के बारे में कि हालांकि जो घाट था वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड उनके गुरुजी ने उनके चारों ओर मतलब उनको प्रोटेक्टिंग लेयर जो होती है वो क्रिएट कर दी, ताकि कोई आते जाते लोग उन्हें डिस्टर्ब ना कर सकें। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी क्रिया प्रविधि की दीक्षा दी जो शरीर को मर्त्य मतर्य लोगों की स्थूल अन्न अन्न है ना, ये अन्न पर निर्भरता से मुक्ति कर देती है। वो ये बता रही हैं कि कैसे तो क्रिया सुन रहे ना, वी प्रविधि हैव की रेड दीक्षा लेती। 758 पेज है ना, ये पढ़ लिया था हमने। मतलब इससे याद आया। 759। जब उन्होंने मतलब अगर थोड़ा सा याद हो ना, जब उन्होंने वही शीतल ने बताया था कि पूछा कि माँ ये जो आप निराहार रह लेते हो, ये हमें भी लोगों को भी सिखाओ। लास्ट की लाइन है, हम्म। निराहार जीवित रहने की पद्धति आप दूसरों को क्यों नहीं सिखाती, अब वो उसका जवाब देंगी। यहाँ से हमने फिर पढ़ना था ये। हम्म। या थैंक यू। राइट। संसार के भूखे मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो आशा जागी थी, वह क्षण भर में चूर चूर हो गई। नहीं, उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाते हुए, मेरे गुरुदेव ने इस रहस्य को कभी किसी पर प्रकट न करने का सख्त आदेश दे रखा है। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी प्रकार से दखल नहीं देना चाहते। वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं सिचुएशन के बारे में कि संसार में मतलब जो मुझे ये उम्मीद थी कि संसार में भूखे लोग मतलब करोड़ों लोग जो हैं वो भूख से जो है वो मर जाते हैं। और जो ये इन्होंने मेरे मन में आशा जगा दी थी, तो उनकी जो वो कह रही हैं कि जो ये आशा थी वो मतलब चूर चूर हो गई एक ही मिनट में। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने इस जो ये रहस्य की बात कर रहे हैं, जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ये सख्त आदेश दिया है कि ये किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। वे ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी भी प्रकार से दखल नहीं देना चाहते। यदि मैं उनके लोग यदि मैं अनेक लोगों को निराहार रहना सिखा दूं तो किसान लोगों को वह भी अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल भूमि पर बेकार ही पड़े रहेंगे। ऐसा लगता है कि भुखमरी और जरा व्याधि हमारे ही कर्मों के चाबुक हैं, और हमें अंततः जीवन के सच्चे अर्थ को जानने का प्रयास करने पर विवश करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब एक तरह से पूरा जो साइकिल है, जो अर्थव्यवस्था है, जो साइकिल है, जो जिस पर अर्थ बेस्ड है, मतलब वो सब मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सो शी डजंट वांट टू गो अगेंस्ट द लॉ। बेसिकली वो यहाँ ओवरऑल ये एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। एंड मैंने धीरे धीरे कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने का सामर्थ्य देने का क्या उपयोग। मतलब वो ये उनसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ आप ही को उन्होंने निराहार देने का सामर्थ्य जो दिया उसका क्या उपयोग है। अगर ये सारी जो थेरी है जो पीछे वो बता रहे हैं तो ये अपोजिट चल रही है, तो फिर उन्होंने आपको क्यों ऐसा दिया, उन्होंने आपको क्यों ऐसा फल दिया फिर। तो यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है, उनका चेहरा ज्ञान के तेज से प्रदीप्त हो उठा। यह दिखाने के लिए कि देवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जीवित रह सकता है, कि उसे अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वो कह रहे हैं कि ये जो मुझे उन्होंने बताया है कि मतलब एक ह्यूमन में मतलब मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो आत्मा है। उसके अंदर जो आत्मा है उसका मतलब उसके अंदर जो बेसिकली जो ज्ञान के प्रकाश, मतलब ज्ञान अपने आप में इतना ज्यादा तेजोमय है और इतना ज्यादा प्रकाशमान है। मतलब उसके बेसिस पर ही मतलब इंसान जीवित रह सकता है, मतलब उनके थ्रू ये उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की
कि मतलब जीने के लिए मतलब अगर ये जो ब्रेथ है और जो ये मतलब प्राण वायु है और जो ये प्रकाश है, इसके सहारे भी इंसान जीवित रह सकता है, उसके लिए कोई अन्न की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा एक्सप्लेन कर रही हैं। संत गिरी बालाजी ध्यान की एक गहरी अवस्था में उतर गई और उनकी दृष्टि अंतर में लग गई थी। उनकी शांत आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट निश्वास छोड़ा, जो समाधि की परमानंदमय श्वास रहित अवस्था में प्रवेश करने से पहले छूटता है। थोड़ी देर के लिए मैं आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो मतलब वो अपनी स्थिति को एक्सप्लेन कर रही हैं कि मतलब जैसे ही उन्होंने मतलब वो अपने अंदर उतरी, मतलब जैसे ही उन्होंने अपनी मतलब गहरा सांस लिया और आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद उन्होंने मतलब उनका उनका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो गया। मतलब उनके अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो है विचार जो है वो नहीं आ रहे थे, और ना ही कोई प्रश्न आ रहे थे। और वो जैसे बोलते हैं ना कि आप जब अपने हायर सोल से, ये हमने किताबों में ही पढ़ा है या फिर जितने जो ऋषि मुनि या जो सन्यासी हैं इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, कि जब हम अपने हायर सोल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं या परमात्मा के साथ कोशिश कर रहे होते हैं कनेक्ट होने की, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर इंसान के दिमाग में जो है वो ना तो शब्द रह जाते हैं, ना ही मतलब किसी तरह का कोई प्रश्न रह जाता है, ना किसी चीज की लालसा रह जाती है, ना किसी चीज की कोई इच्छा रह जाती है। मतलब वो एक अलग ही स्टेट होती है। वो सब यही कहते हैं कि जब आप उसको मतलब जुड़ के देखते हैं, उस श्वास के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ही उस स्थिति में जो आनंद आता है वो हर किसी का अपना अलग अलग अनुभव रहता है। तो कुछ चंद शब्दों में बहुत ही गहरा अनुभव अपना जो है उस अवस्था के बारे में हमें बताने की कोशिश की है, कि थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगा कि आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में वो वहां पहुंच गई जहां पर उनके प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। दिन रात का अंधेरा छा गया। मिट्टी के तेल के एक छोटे से दिए का प्रकाश वहां अंधेरे में चुपचाप बैठे अनेक ग्रामीणों के सिर पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते जुगनू और दूर स्थित झोपड़ियों के तेल के दिए मखमली रात में विचित्र सी तुषार आगे विचित्र सी लगने वाली उज्जवल आकृतियां निर्माण कर रहे थे। विदाई का दुखदाई समय आ गया था। हमारे सामने कष्ट प्रद यात्रा पड़ी हुई थी। जब गिरी बालाजी ने आंखें खोली तब मैंने उनसे कहा, गिरी बालाजी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दे दीजिए, आपकी किसी साड़ी का एक टुकड़ा। उन्होंने कहा कि मतलब आप जाते जाते अपना जो है मुझे एक कोई निशानी दे जाइए, या अपना कोई मतलब निशानी के तौर पे अपनी साड़ी का टुकड़ा ही दे दीजिए। तो थोड़े ही समय में बनारसी सिल्क का एक टुकड़ा ले आई और उसे अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए वे अचानक जमीन पर लौट कर मुझे साष्टांग प्रणाम करने लगी। थोड़ी ही देर वो मतलब वो एक बनारसी साड़ी का अपना एक टुकड़ा लेके आई और और उसे अपने हाथ में रखकर जैसे उन्होंने कहा, और जमीन पे लौटकर उन्होंने मतलब प्रणाम की मुद्रा बना ली। और भक्ति और आदर से भरकर मैंने कहा, माँ, मुझे ही अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दो। तो यहाँ पर जो उनकी यात्रा है उसके बारे में उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इज इस चैप्टर ओवर, तुषार? This chapter is over, so we'll head नो। for another next chapter. अच्छा। शीतल, आप यहाँ से टेक ओवर करेंगे या फिर यू आर इन लिसनिंग मोड ओनली? अभी आई एम ऑन लिसनिंग मोड। इसमें इनके जितने भी गिफ्ट्स लेके वो गए हैं ना वेस्ट में, वो आज डिस्क्रिप्शन आएगा, तो आप पढ़ दो बस। ओके, तो ठीक हाँ, है। ज्यादा जो ये लास्ट चैप्टर भी और ये चैप्टर भी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है नहीं। ओके ओके। नहीं, इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेनेटरी, बट वो आज कवर नहीं होगा। आज गिफ्ट्स की बहुत सारी लिस्ट आएगी, तो वो पढ़ दो। अच्छा, चलिए ठीक है, लेट मी रीड देन। मैं पश्चिम लौटता हूँ। मैंने भारत और अमेरिका के योग पर अनेक शिक्षात्मक प्रवचन दिए हैं, परंतु आज मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक हिंदू होने के नाते आज अंग्रेज शिष्यों के लिए यह कक्षा लेते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। लंदन के मेरी कक्षा के सदस्य दिल खोलकर हंसे। कोई राजनीतिक उथल पुथल कभी हमारी योग शांति में विघ्न नहीं बनती थी।
वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, हालांकि यहाँ एक्सप्लेन करने का बहुत ज्यादा है नहीं, बट उन्होंने कहा कि जितनी भी राजनीतिक कोई उथल पुथल हुई या किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आई, या मतलब जब वो लौट रहे थे तो मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। एंड मोनिका जी का कॉल आ रहा है। अ, हाँ तुषार, एक सेकेंड, आप उन्हें कॉल करेंगे? या है ना, आप उन्हें कॉल करिए, चलो। अच्छा, जस्ट जी। भारत अब एक पुण्य स्मृति मात्र बनकर रह गया था, वह सितंबर 1936 है। मैं इंग्लैंड के 16 महीने पूर्व दिए गए उस वचन की पूर्ति करने आया हूं कि लंदन में पुनः व्याख्यान दूंगा। इंग्लैंड भी योग की कालजयी संदेश को ग्रहण करने के लिए वे उत्सुक हैं। ग्रास वेनर हाउस में मेरे नियत स्थान पर संवाददाताओं और न्यूज रील बनाने वाले कैमरामैनों की भीड़ लगी रहती थी। ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ फेल्थ ने 29 सितंबर को व्हाइट फील्ड कांग्रेसी कांग्रीगेशनल कांग्रीगेशनल चर्च में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें मैंने परस्पर बंधु भाव में विश्वास मानव सभ्यता की रक्षा कैसे कर सकता है, हाउ फेथ इन फेलोशिप में सेव सिविलाइजेशन, इस भारी भरकम विषय पर व्याख्यान दिया। वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या टॉपिक चूज किया वहां पर, कि हाउ फेथ इन फेलोशिप, जो भी मतलब फेलोशिप वहां क्रिएट हुई है, उसमें फेथ रखने से मात्र से ही मतलब हम पूरी सिविलाइजेशन को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इटसेल्फ ही एक भारी भरकम विषय है, तो उसके ऊपर उन्होंने उसकी चर्चा की। एंड केक्सटन हॉल में रात 8 बजे होने वाले व्याख्यानों में इतनी भीड़ हो जाती थी कि 2 बार हॉल में क्षमता से अधिक हुए लोग विंडसर हाउस ऑडिटोरियम में बैठकर 9:30 बजे के दूसरे व्याख्यान की प्रतीक्षा करते रहे। एंड इसके बाद के सप्ताहों में ये कक्षाएं इतनी अधिक बड़ी हो गई कि श्री नाइट को इन्हें दूसरे बड़े हॉल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब ही, आई थिंक ही डिड नॉट इमेजिन दिस थिंग कि जब वो एक टॉपिक उठाएंगे, फिर उसके बाद जब दूसरा टॉपिक उन्होंने लिया तो मतलब पीपल वर वेरी क्यूरियस टू लिसन टू हिम। एंड लोग बहुत बड़ी तादाद में मतलब वहां जमा होने लगे, और इतने इतने जमा होने लगे कि उनको दूसरे बड़े हॉल में शिफ्ट करना पड़ा अपनी इस पूरी बैठक को और पूरे लेक्चर को। हाँ जी, तुषार। अंग्रेजों की दृढ़ संकल्पता आध्यात्मिक संबंधों में भी अद्भुत रीति से अभिव्यक्त होती है। लंदन में मेरे प्रस्थान के बाद वहां के योगाभ्यासियों ने निष्ठापूर्वक एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र का गठन किया, और युद्ध के दारुण वर्षों में भी नियमित रूप से साप्ताहिक ध्यान सभाओं का आयोजन करते रहे। मतलब वो कह रहे हैं कि सिचुएशन जो भी थी, जो भी उस समय पर मतलब लग रहा था कि हो सकता है कि वॉर होगी या जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर भी जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का जो अभी यूएस में भी है, यहाँ इंडिया में किसी और नाम से है, और वहां पर जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से है यूएस में भी, या और बाकी सभी जो जितने भी फॉरेन में कंट्रीज में जितने भी आते हैं उसमें मतलब वहां पर मतलब नियमित रूप से जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वहां पर मतलब साप्ताहिक मतलब वीकली बेसिस पर जो भी ध्यान सभाएं, जो भी मेडिटेशंस होनी है, या जो भी सभाएं होनी है, जो भी लेक्चर्स होने हैं, वहां पर ये आयोजित होने लगे ऑन रेगुलर बेसिस। इंग्लैंड में बिताए हुए वे कई सप्ताह मेरे लिए अविस्मरणीय बन गए हैं। कई दिनों तक लंदन में और फिर लंदन से बाहर सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में हम दृश्यावलोकन के लिए जाते थे। इंग्लैंड में महाकवियों और उसके इतिहास में वर्णित महान वीरों के जन्म स्थानों एवं समाधियों का दर्शन करने के लिए श्री राइट ने और मैंने अपनी विश्वसनीय फोर्ड का ही सहारा लिया। हम लोग अक्टूबर के अंत में साउथहैम्पटन में ब्रेमेन नाम के जहाज पर सवार होकर अमेरिका के लिए चल पड़े। न्यूयॉर्क के बंदरगाह में स्थित भव्य स्टैचू ऑफ लिबर्टी दृष्टिपथ में आते ही आनंद के अतिरेक से हमारे कंठ अवरुद्ध हो गए।
प्राचीन, हालांकि यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है कुछ, वो अपनी स्थिति के बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो आगे जो है मतलब सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड प्राचीन भूमियों पर कठिनाई से जूझते जूझते हमारी फौज कुछ ढीली तो पड़ गई थी, लेकिन अभी भी वह समर्थ थी। अब वह पूरे अमेरिका महाद्वीप को पार कर कैलिफोर्निया जाने के लिए चल पड़ी। 1936 का अंत आ गया, और यह लो, माउंट वॉशिंगटन, वो पहुंच गई माउंट वॉशिंगटन में। वहां से चलते चलते, लंदन से चलते चलते, प्रतिवर्ष लॉस एंजलिस के केंद्र में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 24 दिसंबर आध्यात्मिक क्रिसमस को 8 घंटे का सामूहिक ध्यान रहता है। वो कह रहे हैं कि क्रिसमस से पहले भी वो एक मेडिटेशन जो है वो रखते हैं, वो पूरा 8 घंटे का, मतलब एक ग्रुप मेडिटेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे वहां पर। और अगले दिन सामाजिक क्रिसमस एक भोज होता था, वो भोज होता है। 3 विश्व यात्रियों के लौट आने पर उनका स्वागत करने के लिए दूर दूर से आए अनेकानेक मित्रों एवं शिष्यों की उपस्थिति से इस वर्ष के उत्सव में उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। क्रिसमस दिवस के भोज में 15,000 मील दूर से लाए गए कुछ विशेष पदार्थों का भी समावेश है। कश्मीर के गुच्ची, मशरूम, डिब्बा बंद रसगुल्ला, और आम का रस, पापड़, आइसक्रीम और सुगंधित करने के लिए केवड़े के फूल का तेल। शाम को हम सब लोग एक विशाल जगमगाते क्रिसमस वृक्ष के चारों ओर एकत्रित हो गए। पास की अंगीठी में सुगंधी साइप्रस की लकड़ियां पटपट आवाज करती हुई जल रही थी। उपहारों के आदान प्रदान का समय आ गया। पृथ्वी के दूर दूर के कोनों से फिलिस्तीन, मिस्र, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली से उपहार लाए गए थे। मतलब जैसे आई थिंक सब लोग क्रिसमस वैसे भी सेलिब्रेशंस करते हैं, सेलिब्रेशंस पर वो बहुत सारे पकवानों का, और यूजली जो भी यहाँ पर मतलब बहुत ही धूमधाम से जनरली ये फॉरेन में इस त्योहार को मनाया जाता है। दे आर अनलाइक इंडिया। वहां पर मतलब क्रिसमस को ही एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ होली आ जाती है, मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर महीने में या 2 महीने में कोई ना कोई बड़ा त्योहार हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली है तो उनके वहां पर क्रिसमस है। तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दूर दूर से जितने भी और जिस भी कंट्री से लोग आए हुए थे, तो वो जगह जगह से बहुत उपहार लाए हुए थे, और वो इकट्ठे करके उन्होंने आई थिंक बांटने शुरू कर दिए होंगे। एंड उपहार लाए गए थे, और अमेरिका में रहने वाले प्रियजनों के लिए खरीदे गए उपहार किसी चोर उचक्के के हाथ न लग जाए, इसी लिए हर देश के जंक्शन पर श्री राइट ने कितनी मेहनत से बार बार पेटियों की गिनती की थी। फिलिस्तीन के पवित्र जैतून वृक्ष के फलक, बेल्जियम और हॉलैंड की नाजुक झालरें एवं कशीदाकारी के काम, ईरानी गलीचे एवं बारीक बुनावट वाली कश्मीरी शॉल, मैसूर के सदा सुगंधित रहने वाले चंदन के ट्रे, एंड मध्य प्रदेश के शिव पत्थर, दीर्घकाल पूर्व लुप्त भारतीय राजवंशों के सिक्के, रत्न खचित फूलदानियां और प्यालियां, छोटी छोटी प्रतिकृतियां, पर्दे, धूप, अगरबत्ती, इत्र, स्वदेशी कॉटन प्रिंट्स, लाख के काम की वस्तुएं, मैसूर की, बहुत ही कुछ है। आई थिंक लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, जो पूरे वर्ल्ड से और खास तौर से कश्मीर के बारे में वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें कि क्या क्या वहां से लाया गया, कैसे वहां की जो चंदन है, और जो मतलब केसर है, और बाकी फूल हैं, और मतलब जो भी चीजें वहां आ रही थी, तो वो एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या वहां था, और कितना खूबसूरत ये जो था वो दृश्य था। और मैसूर की हस्तदंत की कलाकृतियां, ईरान की लंबी नोक वाली जुतियां, एंड विचित्र सी लगने वाली परंतु काफी मेहनत से चारों ओर नक्काशी काम पर सुंदर बनाई हुई प्राचीन पांडुलिपियां, मखमली जरीदार कपड़े, गांधी टोपियों, एंड मिट्टी के बर्तन, टाइल्स, पीतल की कलाकृतियां, ध्यान के आसन, एंड 3 महाद्वीपों से जमा किया गया खजाना, क्रिसमस वृक्ष के नीचे रखी विशाल ढेरी में से अत्यंत आकर्षक ढंग से पैक की गई एक एक वस्तु उठाकर मैंने वितरित करने लगा। मतलब वो बता रहे हैं कि जितना भी जो भी आया हुआ था, और मतलब वो एक एक करके वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, जैसे ये लोग जनरली क्रिसमस में करते हैं। मतलब गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। एंड सिस्टर सिस्टर ज्ञान माता मधुर
मुखार विंद और गहन अनुभूति वाली उस संत प्रकृति की महिला को मैंने एक लंबा डिब्बा दिया। मेरे अनुपस्थिति में ये ही माउंट वॉशिंगटन केंद्र की प्रभारी थी। उस डिब्बे में से महीन कागज में लिपटी सुनहरी बनारसी साड़ी उन्होंने निकाली। जी। धन्यवाद गुरुदेव, यह मेरी दृष्टि के सामने भारत का शानदार दृश्य उपस्थित कर रही हैं। श्री डिकिंसन, इस दूसरे पैकेट में जो उपहार था उसे मैंने कोलकाता के एक बाजार से खरीदा था। उस समय मेरे मन में विचार आया था कि श्री डिकिंसन को यह पसंद आएगा। मेरे यह प्रिय शिष्य श्री ई डिकिंसन 1925 में माउंट वाशिंगटन केंद्र की स्थापना से लेकर अब तक प्रत्येक क्रिसमस उत्सव के उपस्थित रहे थे। इस 11वें वार्षिक उत्सव में वे उस चौकोनी पैकेट के फीते खोलते मेरे सामने खड़े थे। चांदी का ग्लास भावावेग को रोकने का प्रयास करते हुए वे पानी पीने के उस लंबे ग्लास में एकटक देख रहे थे। वे कुछ ही दूरी पर जाकर ऐसे बैठ गए मानो उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रही हो। अपनी सेंटा क्लॉज की भूमिका फिर शुरू करने से पहले मैं उनकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराया। सब उपहारों के दाता उस परम दाता की प्रार्थना के साथ भावपूर्ण उद्गारों की उस शाम का समापन हुआ। उसके बाद कुछ देर तक सब मिलकर क्रिसमस कैरोल्स कैरल्स गाते रहे। कुछ दिन बाद श्री डिकिंसन और मैं बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, चांदी के ग्लास के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद कृपया स्वीकार कीजिए। क्रिसमस की उस रात मुझे आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मैं वह गिलास खास तुम्हारे लिए लेकर आया था। 43 वर्षों में से मैं उस चांदी के गिलास की प्रतीक्षा करता आ रहा हूँ। आई थिंक ये चांदी का ग्लास कुछ फेमस ही ग्लास है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और यह का लंबी कहानी है जो अब उन्होंने जो अब तक मैंने अपने हृदय में छिपा कर रखी थी। श्री डिकिंसन ने कुछ संकोच के साथ मेरी ओर देखा। इसकी शुरुआत बड़ी, जी तुषार, नाटकीय थी। मैं पानी में डूबकर मर रहा था। घटना नेब्रास्का राज्य में एक छोटे शहर की थी। वो कुछ घटना के बारे में बता रहे हैं जिसको वो बहुत टाइम से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने एक दिन खेल खेल में मुझे 15 फुट गहरे तालाब में ढकेल दिया। तब तक मैं केवल 5 वर्ष का था। जब मैं दूसरी बार पानी के नीचे डूबने लगा, तभी सारे अंतरिक्ष को प्रकाशमान करता हुआ एक बहुरंगी दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक पुरुष की आकृति थी। उस पुरुष की आंखें अत्यंत शांत थी और उसके चेहरे पर अभय दान करने वाली मुस्कान थी। जब तीसरी बार फिर मेरा शरीर पानी के नीचे जाने लगा तो मेरे भाई के एक साथी ने पास में खड़े एक लंबे पतले पेड़ को नीचे झुका दिया, जिससे मेरी उंगलियां उस पेड़ को पकड़ सकी। और तब उन लड़कों ने मुझे किनारे पर खींच लिया और मेरा प्रथमोपचार किया। इस घटना के बाद इस घटना के 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का युवक हो गया था, तब एक दिन अपनी माँ के साथ शिकागो गया। वह 1893 का सितंबर का महीना था। विख्यात विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था और माँ और मैं एक मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे कि पुनः उसी प्रकार का दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने कौन गया। ये उसी मतलब इंसिडेंट की पहले बात कर रहे हैं और वैसा ही वो कह रहे हैं कि दोबारा से भी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जहां पर कुछ ऐसी घटना घटी उनके साथ कि उनके सामने उसी प्रकार का, जैसे पहले एक दीप्तिमान प्रकाश उनकी आंखों के सामने आया, तो अब दोबारा से उनके सामने ये दोबारा इंसिडेंट हुआ। और हम से कुछ ही कदम की दूरी पर वही पुरुष सामने आराम से टहलता दिखाई पड़ा, जिसका मुझे वर्षों पहले डूबते समय दर्शन हुआ था। वह पुरुष एक विशाल सभागृह के पास जाकर उसके दरवाजे में से अंदर घुसकर अदृश्य हो गया। ये एक अद्भुत घटना जो है वो कह रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो उस पुरुष को जानने की कोशिश कर रहे हैं बट वो अंदर जाकर के अदृश्य हो जाते हैं। और मैं चीख पड़ा, माँ,
यह वही आदमी था जो मेरे डूबते समय प्रकट हुआ था। माँ और मैं तुरंत सभागृह में जा पहुंचे। यह पुरुष व्याख्यान मंच पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में हमें पता चला कि वह पुरुष भारत के स्वामी विवेकानंदा थे। वाह! उन्होंने आत्मा को झंझोर देने वाला व्याख्यान किया। उनका व्याख्यान समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलने गया। मुझे देखते ही वे इस प्रकार मुस्कुराए मानो हम पुराने मित्र हों, और मैं इतना छोटा था कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अकल। जी तुषार। तुषार, आर यू देयर? मैंने आगे कर दिया हुआ है, सुने ना? एक सेकेंड। मुझ नेक्स्ट। में अभी आई ही नहीं थी, परंतु मन ही मन में आशा कर रहा था कि वे मेरे गुरुदेव बनेंगे। मतलब वो उनको विवेकानंदा जी के दर्शन होते हैं, और मतलब उनके मतलब मन के अंदर एक ऐसा गहरा, जिसको बोलते हैं कि आभास हुआ, और उनको ये ऐसा लगने लगा कि ये मेरे अब आगे मैं इनका शिष्य बनूंगा और ये मेरे गुरु बनेंगे। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली। मतलब उन्होंने मतलब ऐसा सोच ही रहे थे, और उन्होंने उनकी विवेकानंदा जी ने उनकी मन की बात पढ़ ली। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर्स के थ्रू कि यहाँ पर गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, शायद वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हर गुरु को पता होता है कि मेरा शिष्य जो है वो कौन है। और शिष्य को शायद नहीं पता होता है कि उनके गुरु कौन है। कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो परमहंस योगानंदा जी जैसे जो अवेकंड होते हैं, उनको पता होता है कि अंदर से आवाज आ जाती है कि हाँ, ही इज द वन। उनको ये पता चल रहा था कि ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे गुरु नहीं है, ये मेरे गुरु नहीं है। और फाइनली व्हेन ही मेट श्री युक्तेश्वर जी, तो उनको लगा कि हाँ, यही मेरे गुरु हैं। तो लेकिन गुरु को हमेशा पता होता है कि मेरे जो है वो शिष्य कौन है। तो यहाँ पर ऐसा उनको आभास हो रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंदा जी उनको बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंदा ने अपनी सुंदर भेदक आंखों से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे। जैसा हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कुछ कुछ वैसा सा ही इनके साथ भी हो रहा है, घटना घट रही है। वे तुम्हें चांदी का एक ग्लास देंगे। थोड़ी देर रुक कर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, अभी तुम तुम जिन आशीर्वादों को ग्रहण कर सकते हो, उससे कहीं अधिक आशीर्वाद वे तुम्हारी झोली में डालेंगे। ये किसी, आई थिंक ये ऑलरेडी एक मेस्मराइजिंग सा सीन है फॉर समवन। सपोज मुझे आके कोई बोलता है कि तुम्हारे गुरु आएंगे, और जो तुम समझ रहे हो उससे ज्यादा, मतलब 100 गुना ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है, जिसकी तुम्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। तो आई थिंक आप मतलब गदगद होकर के अंदर से, मतलब मन जो है आई थिंक उछाले और गोते मारने लगेगा किसी का भी। तो ऐसा आई थिंक उनके साथ भी हो रहा होगा। तो थोड़े ही दिनों में मैं शिकागो से लौट आया, और उसके बाद मुझे पुनः कभी महान विवेकानंद के दर्शन नहीं हुए। परंतु उनके मुख से निकला एक एक शब्द मेरी अंतरतम चेतना पर अमिट रूप से अंकित हो गया है। मतलब आपको कोई अगर ये बता दे कि मतलब आपको गुरु मिलने वाले हैं, तो आई थिंक आपका जो मतलब इंतजार की जो घड़ियां होती हैं, कहते हैं वो लंबी होने लग जाती हैं। तो आई थिंक ऐसा उनके साथ भी हो रहा था। और मतलब उनके लिए, मतलब अपने जो जो उन्होंने बोला, तो उनको लग रहा था कि मतलब वो अपने मतलब अंतर मन में जैसे वो होता है, रेपिटेशन हो रही होती है चीजों की। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा सही हो रहा है कि अंदर से जो जो उन्होंने बोला कि वो कब घटित होने वाला है, आई थिंक उनको इस चीज की आश्चर्यता भी है और इंतजार भी है। और वर्षों पर वर्ष बीतते गए, कोई गुरु नहीं आया। और 1925 में एक रात मैंने बहुत गहराई से प्रार्थना की कि भगवान मेरे गुरु को मेरे पास भेज दें। और कुछ घंटों बाद कर्ण मधुर संगीत से मेरी नींद खुल गई। बांसुरियों एवं अन्य वाद्य के लिए कुछ देवदूत मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुए। कुछ देर तक सारे वातावरण को स्वर्गीय संगीत से भरकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। ये कुछ अद्भुत सा मतलब वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने, मतलब आई थिंक कहीं होपलेस हो गए होंगे, और उनको लगा होगा कि अब तक तो मेरे गुरु आए नहीं हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे गुरु कब आएंगे, आई एम वेटिंग सिंस लॉन्ग, मैं इतने समय से वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा करते ही कहते ही उनके जो है कानों में एक अलग सी मतलब बांसुरी और वाद्य और जो भी संगीत है, या जो भी अपने मतलब
क्या बोलते हैं उनको, एंजल्स जैसे देवदूत, यहाँ लिखा है कि कुछ देवदूत मेरी दृष्टि के सामने, कुछ जैसे एंजलिक लाइक जैसे कुछ लोग उनके सामने एकदम से प्रकट हो गए, और एकदम से ही वो धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। और दूसरे ही दिन वहां लॉस एंजलिस में मैं पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया, और उसी समय मुझे पता चला कि मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है। मतलब उनके गुरु के आने से पहले उनको एक इंडिकेशन दी गई कि मतलब वो आते हैं और आकर के अदृश्य हो जाते हैं, और अगले दिन जब वो वहां जाते हैं, और जब और एकदम से उनको मतलब ये एहसास होता है कि मतलब मैं अपने गुरु से अभी मेरी जो प्रार्थना है वो पूरी हो गई है, ऐसा उनको आभास और एहसास होने लगा अंदर से। और हम दोनों चुपचाप दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। 11 वर्षों से मैं आपका क्रिया योग का शिष्य हूँ, श्री डिकिंसन ने फिर कहना शुरू किया। कभी कभी चांदी के ग्लास के बारे में सोचता रहता था। आप अपने मन को तो मैं लगभग विश्वास ही दिला दिया था कि अपने मन को तो मैंने लगभग विश्वास ही दिला दिया था कि स्वामी विवेकानंद के शब्द केवल सांकेतिक थे। परंतु क्रिसमस की उस रात, जब क्रिसमस वृक्ष के पास अपने आपने वह डिब्बा मेरे हाथ में दिया, तब जीवन में तीसरी बार वही दीप्तिमान प्रकाश मेरी आंखों के सामने की, पहले 2 बार उनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, और अब तीसरी बार जो है वो आंखों के सामने उनके मतलब वो जो प्रकाश से भरा एक दृश्य उनके सामने जो है वो प्रकट होने लगा, और मैं कौन गया, और दूसरे ही क्षण मेरी आंखें अपने गुरु के उस उपहार को देख रही थी जिसे स्वामी विवेकानंद ने 43 वर्ष पहले देखा था, चांदी का ग्लास। जी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत घटना के बारे में एक्सप्लेन करें, और आई थिंक जो ये परमहंस योगानंदा जी की जो आई थिंक ये जो पिक्चर है, ये बहुत ही मतलब जैसे लग रहा है कि जीवंत पिक्चर की तरह है। मतलब उनकी आंखें जो हैं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दीज आर वेरी एक्सप्रेसिव, एंड डिवाइन लाइक आईज ही इज हैविंग हियर। एंड माथे पर आई थिंक जो तेज है, और उनके जो पिक्चर के अंदर से अगर आप देख रहे होंगे तो आभा मंडल भी जो है वो बहुत अलग से मतलब प्रकाश में जो है वो हम मतलब आई थिंक मैं फील कर पा रही हूँ उसमें। जो महसूस हो रहा है, मतलब जितनी भी पिक्चर्स हैं इसमें से सबसे ब्यूटीफुल पिक्चर जो है, दिस इज द वन आई फाउंड हिज ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी वेरी मेस्मराइजिंग आई मस्ट से। या सो दिस चैप्टर मुझे इज ओवर। ऐसा, या नहीं नहीं, मुझे थोड़ा इनमें स्वामी विवेकानंद की भी झलक आ रही है हाँ हाँ, ये एब्सोल्युटली एक्चुअली में पहले। सुना है ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये सबसे सुंदर पिक्चर थी, मैं भी हाँ। सबसे सुंदर। मैं इट इज आपने ना एक्चुअली अ वेरी बोला, वेरी ब्यूटीफुल और मैं पिक्चर। सोच रही थी जब आप बोल रहे थे ना, तो मेरे दिमाग हाँ में पहले पिक्चर देखते ना मेरे को यही थॉट आया कि यार कितनी सुंदर पिक्चर है। आप वही हाँ, कह रहे मतलब कि सबसे सुंदर। परफेक्ट। हाँ, जैसे लगता है कि जैसे परफेक्ट पिक्चर नहीं होती कि एक जैसे कोई डिवाइन लाइक टर्बन पिक्चर होती वाली। है, और इट इज जस्ट लाइक विद द ऑरा एट द बैक, एंड आईज एकदम से जैसे होती है, रिफ्लेक्टिव आईज होती हैं, जैसे किसी की हम्म आंखों में देखती है, जैसे वो हिप्नोटिक आईज बोलते हैं जिसको, हिप्नोटिक आईज जैसे, और जैसे माथे पर जो है वो तेज भी दिख रहा है, हम्म और द वे ही इज कीपिंग हिज शोल्डर्स, एंड करेक्ट। मतलब द वे मतलब बॉडी पोस्चर जो है ये पिक्चर में इटसेल्फ ही जैसे होता है गॉड लाइक पिक्चर है ये। या वेरी नाइस। नहीं, या इट इज। तो दिस सुनैना, चैप्टर इज आपने तो ओवर। बड़ा अच्छा स्पीड आज पिकअप किया एंड कंप्लीटेड अदर चैप्टर, और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर था यार। हाँ, मैं इट ना, इज। आप पढ़ रहे थे, मैं साथ साथ, दोनों बच्चे बैठे हैं ना, उनके एग्जाम में हाँ। साथ ही बैठे, तो दोनों को भी सुना रही थी कि यार ऐसे हुआ देखो क्या हो गया। समझ ही नहीं आ रही, तो मैं बोल रही, मैं आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, ओ माय गॉड कैसे क्या हो गया अब। मैं कहा, सही यार बात है। ऐसे ऐसे हुआ है। सही बात है, मतलब किसी का मतलब आई ऑल्सो लुक फॉर दैट एक्सपीरियंस। इफ आई रिमेम्बर, इफ यू कैन रिलेट टू इट, जब रेनू मैम से हम जब मिले थे, जब पीछे जब रेकी का कोर्स करे थे, तो मैम बता रहे थे कि जब मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी, हम्म तो कहे थे कि मतलब मैं ऐसे दर दर भटक रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मुझे लग रहा था कि मेरे गुरु मिल रहे हैं, या मतलब मुझे कोई भी गुरु मिला, तो जो भी हम्म उन्होंने मुझे दिया, कहते मैंने बिल्कुल ऐसे स्वीकार किया, और ऐसे लगा कि पता नहीं व्हाट दे हैव एडेड टू माय लाइफ, जैसे हम्म पता नहीं दे हैव ब्रॉट सो मच ऑफ लाइट इनटू माय लाइफ। आई थिंक गुरु का मतलब यही होता है, जो हु कम्स विद दैट लाइट एंड हु शेयर्स दैट लाइट एंड हु इग्नाइट दैट लाइट विद इन यू, अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से किसी और की मतलब रोशनी को जगा देना इज। और जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं। सो
इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस जब कोई इंसान अपने गुरु से मिल जाए और ऐसा लगे कि किसी और चीज की आपको इच्छा ही नहीं है। अभी जैसे अब मेरे अंदर से ही आवाज निकल रही है कि इफ आई मीट माई गुरु सो आई एम रेडी टू लीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू हम्म। जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा वाला एहसास आ रहा है। मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि ये तो सच भूख होनी चाहिए अंदर से, मतलब तड़प होनी चाहिए अंदर से। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर शायद ही कोई मतलब कुछ परसेंट भी होगा जितना शायद इन लोगों की हम जब कहानियों में पढ़ते हैं तो व्हेन आई रिलेट टू देयर स्टोरीज तो लगता है कि यार अभी मतलब उतनी जिसको हम बोलें कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के और हम बैठे हुए हैं और गुरु हमारे सामने आ जाएं, मतलब वो वाली क्या स्टेज है हमारी। तो आई आस्क सो मेनी टाइम दिस क्वेश्चन टू माई ओन सेल्फ। सो लेट्स सी किसका मतलब ये बुक अपने आप में एक जीवंत बुक जिसको बोलेंगे ना, तो वो जीवंत बुक जैसी बुक है ये, कि उनमें एक एक चीज को एक्सप्लेन करना, उसको मतलब भावों के थ्रू उसको व्यक्त करना, उसको शब्दों में पिरोना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है किताब लिखना मेरे हिसाब से। और पहले आई थिंक चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, और शब्दों को का चयन करना मतलब शब्दावली में से इटसेल्फ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जॉब रहता है किताब लिखने का। तो हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव एडेड ऑन सो मच, और हम तक ये अपने शब्दों और भावों के थ्रू उसको पहुंचाने की कोशिश करना। और मोनिका जी ने भी आई थिंक इस बुक के साथ बहुत जस्टिस किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सो फार। एंड आई होप मैंने आज कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश की अपनी तरफ से। और आई थिंक नेक्स्ट उसमें लेंगे हम, कभी 10 मिनट ही रह गए हैं, तो नेक्स्ट अभी इन 10 मिनट्स में हम लोग कुछ भी टेकअप कर सकते हैं इसमें। हालांकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन के लिए तो नहीं था चैप्टर में, बट हाँ एक्सपीरियंस के लिए था मेरे ख्याल से। सो एनी वन वॉन्ट्स टू शेयर देयर व्यूज और पॉइंट ऑफ व्यू, हैज कुछ देयर रखना हैंड चाहते हैं? रेज्ड। ओके ओके या you can stop sharing the screen so that we can all come on the screen. Yeah, Sheetal, please carry on. Over to you. तो या थैंक यू। आई वाज mesmerized by the story एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस स्टोरी का एक रिकैप बनता है। इतनी Mm-hmm. ज्यादा भावुक करने वाली कहानी है कि एक शॉर्ट में अगर मैं, मेरा बड़ा मन कर रहा है प्लीज कि मैं Sure. इसका रिकैप करूं। Why not? क्योंकि ना जब जब हमने स्टार्ट किया ना, तो इसमें टॉपिक तो लिखा है आई रिटर्न टू द वेस्ट, कि मैं भाई वापस चला गया। अभी ये आए हुए थे इंडिया, इतना सारा इनका पिछले कई चैप्टर्स में इंडिया का ही विजिट डिस्क्राइब हो रहा था, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ घूमे, उनकी फोर्ड की गाड़ी उनके साथ कहाँ कहाँ धक्के खाती रही। वो सब आते आते कहानी पलटी कि अब उनके वापसी का टाइम आ गया। अब चले गए जी वेस्ट वापस, वहां इतने सारे गिफ्ट्स लेके गए। मतलब गिफ्टों की अंत नहीं थी कि मिस्टर राइट को वापस जाते वक्त जितने बीच में जगहें जंक्शन आई ना, वहां वहां अपने टैची गिनने पड़ रहे थे कि कुछ छूट ना जाए, इतने गिफ्ट्स लेके आके यहाँ से गए। और क्रिसमस पे जब वहां वो गिफ्ट्स बटे हैं, एक नई ही कहानी निकल के आ रही है कि गिफ्ट्स तो बट रहे हैं। और ये जो बनारसी साड़ी इनके पास आई गिरी बालाजी की, आई थिंक ये वही साड़ी थी जो इन्होंने सिस्टर ज्ञान माता को दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पैकेट खुला और उसमें बनारसी साड़ी निकली जो उनका वहां का फेलोशिप संभाल रही थी। उसके बाद मिस्टर डिकिंसन का नाम आता है, जो कि ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से उनके क्रिया योगा का के डिसाइपल भी रह चुके हैं, और उनके काफी अच्छे शिष्यों में से एक है मिस्टर डिकिंसन। अब सारे गिफ्ट्स बटे जा रहे हैं, और सीन कितना सुंदर है कि क्रिसमस ट्री के पास बैठे बैठे योगानंदा जी कहते हैं कि मिस्टर डिकिंसन आइए, ये अपना गिफ्ट खोलिए। और स्क्वायर सा डब्बा है, वो गिफ्ट रैप खोल रहे हैं, अंदर से निकलता है एक चांदी का गिलास। उसे देखे चले जा रहे हैं और बस चुप है, कुछ नहीं बोल पा रहे। आत्मविभोर होता है बंदा, ओवरवेल्म्ड है। जब वो इतने ओवरवेल्म्ड है, वो थैंक यू की भी जोन से बाहर हो गए थे कि मैं इस समय कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। और जब कुछ एक आध दिन बाद जब उनका टाइम ऐसा उनको लगता है कि इज गैदर्ड द इमोशन टू टॉक एंड चैट, तो उन्होंने नेक्स्ट डे शायद उनसे बैठ के बात की कि मैं क्रिसमस वाली रात को आपसे बोल नहीं पाया, लेकिन इस कप के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और इसके पीछे एक कहानी छुपी है। उनको लगा कि शायद मैं फिर से सैंटा बना हुआ हूँ और सबको गिफ्ट बांट रहा हूँ, तो कोई थैंक यू आ रहा है नॉर्मल। बट उनको नहीं पता था कि ये क्या बताने वाले हैं, और शायद पता भी हो पर लिखा इस ढंग से है। डिकिंसन जी 5 साल की वर्ष में डूबने वाले थे, डूबते डूबते उनके भाई ने उनको जो है एक ब्रांच जो होती है ट्री की फेंकी। लेकिन कहानी जिस ढंग से समझाई गई है ना, कि जब वो 2 बार तीसरी बार पानी के नीचे जा रहे थे, एक बार डूबने लगे, फिर दूसरी बार जब डूबने लगे, तो एक मल्टी कलर लाइट नजर आई।
सारी जगह उनके पानी के नीचे मल्टी कलर लाइट से भर गई। और इस बीच में उनको एक इंसान की फिगर दिखती है जिसकी आंखें चमक रही हैं, स्माइल हो रही है, उनकी दिखाई दे रही है। और वो तीसरी बार नीचे जाने लगते हैं, तब आता है वो उनके पास ग्रास्प करने के लिए, जो है फिंगर्स में, कि भाई मैं इस ब्रांच को पकड़ लूं और ऊपर आ जाऊं। जब ऊपर आए, उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिली, वाकया खत्म हो जाता है। उनको अंदर कुछ आभास हुआ और वाकया खत्म हो जाता है। 12 साल बाद शिकागो में अपनी मम्मी के साथ वो सड़क पे चल रहे हैं। मतलब ऐसे चलते चलते फिर वो इंसान उन्हें दिखता है और अचानक से फ्लैश ऑफ लाइट में गायब। मम्मी को पकड़ते हैं, मम्मी मम्मी ये तो वो इंसान है जो डूबते हुए मुझे नजर आया था। वो कहती है चलो पीछा करें। और वो अंदर हॉल में चले जाते हैं, देखते हैं वो तो स्पीकिंग पोडियम, जो वो ऑडिटोरियम का होता है, वहां बैठे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे ही। और देखते हैं वहां स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं। और उनकी टॉक खत्म होती है और उनको लगता है कि ये अब हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा और शायद यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि डूबते को इन्होंने बचाया है उस समय दिख कर, पता नहीं कैसे ही दिखे। जब उन्होंने उनसे भेंट की, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, बिकॉज योर टीचर विल कम लेटर, ही विल गिव यू अ सिल्वर कप। मतलब यहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ के कि आपको एक इंसान, दिव्य इंसान, मतलब विवेकानंद जी भी एक दिव्य भूति हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु बाद में आएगा और वो तुम्हें एक सिल्वर कप देगा। इससे बड़ा क्या ही सिग्नल हो सकता है ना, कि किसी को पहचानने का कि ये मेरा गुरु है। अभी सुनैना इतनी अच्छी बात बता रही थी कि हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं, गुरु नहीं पहचान में आता। लेकिन एक इंसान को पहले से पता है कि काश वो इंसान जल्दी मेरे सामने आए जिसने मुझे चांदी का कप देना है। और वो उस इंसान की तलाश में या इंतजार में कहो, वर्षों बिता देते हैं। उस दौरान आ, एक नाइट जब वो भगवान से एक्चुअली बोलते हैं अब तो मैं हार गया इंतजार कर करके, कुछ तो इशारा दो, कुछ तो करो कि मुझे मेरे गुरु मिले। और तब वो कहते हैं कि उनको उस रात इस तरह का, जैसे सुनैना ने बोला कि एंजल्स, एंजलिक म्यूजिक, सेलेस्टियल बीइंग सामने फ्लूट्स बजा रहे हो, मधुर सी ध्वनि बजाते हुए नजर आए। और वो योगिनी जी की लाइन ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए। तो उनको वो एंजलिक सी फीलिंग रात में दिखी और अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने लॉस एंजलिस में योगानंदा जी का लेक्चर अटेंड किया। बस उनको इतनी हिंट हो गई कि रात को एंजल्स ने मैंने उनसे इशारा मांगा था, इशारे के अगले दिन ही मुझे ये अटेंड करने को मिला है इस गुरु का। तो यही मेरे को जो है राह दिखाएंगे आगे, या शायद यही मेरे गुरु हैं। मगर 11 साल वो चुप रहे। 11 साल क्रिया दीक्षा लेते रहे, काम संभालते रहे, उनके डिसाइपल बने रहे, मगर कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे कब दोगे वो सिल्वर कप। और जैसे ही 11 साल के इंतजार, मतलब गुरु मिलने के बाद भी आपको उस आभास से मिलने में 11 वर्ष की तपस्या लगी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको मिल गए हैं गुरु और फिर भी उनसे वो वाली मीटिंग नहीं हुई जो स्वामी विवेकानंद अपनी प्रिडिक्शन में बोल गए हैं। वो उनको 11 साल के बाद इस सिल्वर कप के रूप में जब मिलती है और वो स्क्वायर बॉक्स खोलते हैं क्रिसमस ट्री के बगल में, तब उनको ये सारा वाकया याद आता है कि 43 इयर्स पहले विवेकानंद जी ने इस बात की ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दी थी कि तुम्हारा गुरु ना तुम्हें सिल्वर का कप देगा। तो सोचने की बात यह है कि योगानंदा जी के अलावा स्वामी विवेकानंद जी कितने बड़ी विभूति रहे होंगे। 43 इयर्स पहले किसी को बता के चले गए कि तेरा गुरु तुझे चांदी का कप देने वाला है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर गए। और जब ये हुआ तो ऑब्वियसली एक बंदा स्तंभ, जैसे कहता है ना, ऐसे ही टेकन अबैक ही रह सकता है कि चुप्पी हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि वो अपने इमोशन कैसे दिखाए। तो आई थिंक ये इतना टच करने वाला वाक्य था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे अपने शब्दों में एक्सप्रेस करके रीलिव करूं कि वाओ व्हाट अ स्टोरी, आई मीन अनइमेजिनेबल। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्रेस एंड रीलिव द इंटायर स्टोरी। एंड थैंक यू सुनैना फॉर रीडिंग इट इन फुल, क्योंकि आपने चैप्टर शुरू किया और खत्म भी किया, कोई सस्पेंस नहीं छोड़ा। और पूरा एक जो निचोड़ मिल गया ना, आज मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच शीतल फॉर एडिंग अप, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपने रिकैप लिया स्टोरी का, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया शीतल, थैंक यू सो मच, मैं थैंक ना यू। इसमें एक और चीज थैंक है यू। जो थोड़ा पढ़ने वाला, थोड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे तो सब क्लियर है, लेकिन सरप्राइजिंग सा है, विच वॉज स्वामी विवेकानंद से श्री डिकिंसन की मुलाकात 1893 के सितंबर में हुई। और ये वही उसी साल
परमहंस योगानंदा जी का जन्म हुआ था। मतलब उनके गुरु बाद में पैदा ये तो हुए। अद्भुत है। तो हाँ, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। विवेकानंद से मीटिंग जिस साल हुई डिकिंसन की, उस साल परमहंस योगानंदा जी पैदा हुए 5 जनवरी को। स्पष्ट है कि विवेकानंद, और देखो कि ये किस लेवल पे चल रहे होते हैं ये लोग, मतलब अमेजिंग। विवेकानंद जी को इस बात का ज्ञान था कि योगानंद ने पुनः जन्म ले लिया है, और वे भारत का तत्व ज्ञान सिखाने के लिए अमेरिका जा, उनको पता था कि कि एक तो ये महापुरुष या सिद्ध पुरुष पैदा हो गए हैं। वन सेकंड, उनको ये पता था कि ये डिकिंसन जो मेरे सामने है, इसका गुरु इतने साल बाद आएगा यहीं पे अमेरिका के लैंड पे। 1965 में श्री डिकिंसन, जो तब 89 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ सक्रिय थे, को लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्यालय में योगाचार्य की पदवी से सम्मानित किया। वे प्राय परमहंस जी के साथ लंबी अवधियों तक ध्यान करते थे। प्रतिदिन 3 बार के अपने क्रिया अभ्यास में उन्होंने कभी बाधा नहीं आने दी। 30 जून 1967 को दिवंगत होने से 2 वर्ष पहले, यानी कि 1969 में पूरे हुए होंगे, योगाचार्य डिकिंसन ने सेल्फ रियलाइजेशन के सन्यासियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने एक बात बताई कि जो वो परमहंस योगानंदा जी को ये बात वो बता ही नहीं पाए, को या बताना भूल गए। उन्होंने कहा, शिकागो में जब व्याख्यान मंच पर मैं स्वामी विवेकानंद से मिलने गया था, तो मेरे को कुछ उन्होंने पहले ही उन्होंने कहा, नौजवान, तुम पानी से दूर ही रहो तो अच्छा है। क्योंकि उनको पता था वही कि जब, क्योंकि ये विवेकानंद जी ने जो अपनी इंसाइट्स या ग्लिम्स दिखाए थे, वो तब पहली बार तो तब हुआ था जब वो डूब रहे थे, तो उसे जब प्रकाश आया। दूसरी बार अगेन एक अभी एपिसोड आया कि जब वही सेम प्रकाश और वही वो नौजवान ही दिख गए जब मंच पे, तो उनको, देखो, विवेकानंद जो भी पता था कि ये ऐसा इसके साथ हुआ था, और वो अपीयर भी हुए थे, और उनको पता था क्योंकि ये आगे आने वाले समय में योगानंदा जी का आगे डिसाइपल बनने वाले और उनकी इस चीज को आगे भी बढ़ाने वाले। मतलब कितने अलग लेवल पे चल रहे होते हैं ये लोग, इतने सालों बाद जो होना है। मतलब मुझे लगता है इनका अपना वर्ल्ड होता है जहाँ इनकी शायद कम्युनिकेशन भी होती होगी, और इनको पता होता है कि इसने इतने साल बाद वापस लैंड पे आना है, इसका गुरु बनना है, इसकी इतनी ही लाइफ, ये सब पता है। हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, इनको सब पता होता है कि ये 24 साल तक रहेगा, ये 45 साल में जाएगा, ये 80 ईयर्स में अपनी जर्नी पूरी करेगा। और इसने, अच्छा कितनी मजे की बात है, उनको ये भी पता था कि अमेरिका भी जाना है। मतलब किस किस लेवल तक की बातें ये पता होती हैं, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। मतलब ये नया था मेरे लिए। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट मेरे लिए बड़ी नई लर्निंग थी कि किसी इन लोगों को किसी का पता ही होता है। अब तुषार, क्योंकि वो टाइम और स्पेस से परे है ना, उनके लिए अगर वो जिस रेल्म में जी रहे हैं, हम 3D में ये बातें हम्म आश्चर्यचकित होकर सोच सकते हैं, वो तो हम्म 3D में है ही नहीं। जिस हम्म लेवल के वो यूनाइटेड है अपने हायर सेल्फ और सोर्स से, जिस लेवल से वो बात करते हैं, उस लेवल में टाइम एंड स्पेस का कोई फर्क ही नहीं है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लीनियर नहीं है, एक दिशा में क्योंकि वो सर्कुलर है। सिद्धियों से फ्यूचर प्रेजेंट सबको पकड़ चुके होते हैं। लवली भूमिका जी आ गए हैं। हम्म। कहिए। हाँ जी, ऐसा। आपकी आवाज। जी जी, भूमिका जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मेरी जर्नी हो रही थी बीच में, तो मैं थोड़ा सा बिजी हो रही थी अभी। तो हाँ, आप लोगों की वजह से, और आप लोग मुझे बीच बीच में मौका दे देते हैं, वैसे बहुत अच्छी बात है। आपका जूम लिंक मेरे दो दो फोन नंबर पे ऐड है, और शीतल जी का एक पे। तो आई वुड लाइक टू कोई बात नहीं। एड ऑन टू दिस हियर, कि जैसे ये मैंने ना, जो आप ये बता रहे थे अभी, एक्सप्लेन कर रहे थे इस चीज के बारे में कि मतलब उनको पता होता है एक्चुअल में जितने भी मतलब मतलब ये डिवाइन एक्टिविटीज जो भी होनी होती है, टेक प्लेस होनी होती हैं, तो जितने भी गुरुज होते हैं, जितने भी मेंटर्स होते हैं, बेसिकली वो मतलब इन टच होते हैं, उनको पता होता है कि किस समय पर क्या होने वाला है। ये मैंने जब ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने एक ट्री दिखाया था। तो उस ट्री में ये बताया कि कौन से समय में जो है वो राम जी ने आना है, कौन से समय में गुरु नानक जी ने आना है, कौन से समय में बुद्धा ने आना है, कौन से समय में परमहंस योगानंदा जी ने आना है, विवेकानंदा जी ने आना है। तो ये जो समय होते हैं बेसिकली ये निर्धारित होते हैं।
मतलब ये जो होते हैं ये एलिवेटेड बीइंग्स होते हैं। और एलिवेटेड बीइंग्स में जो वर्ल्ड ड्रामा होता है, वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो है ये जितनी भी मतलब हम भी ऑब्वियसली एक डिवाइन सोर्स ही हैं। वो बात अलग है कि अभी हम एनलाइटन हो रहे हैं। दे आर ऑलरेडी एनलाइटन बीइंग्स, और ये हमसे पहले एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब दे आर हैविंग ऑब्वियसली हायर फ्रीक्वेंसी और हायर स्टेट ऑफ माइंड दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो जो लोगों का वो लेवल होता है, आई थिंक वो लोग मतलब उन लोगों को पता ही होता है। दैट इज वाई हाउ कम विवेकानंदा जी वॉज अवेयर ऑफ, एंड इवन श्री युक्तेश्वर जी को भी पता था, और लहाड़ी महाशय जो को भी पता था, जब वो उनके शिष्य थे। जब उनके परमहंस योगानंदा जी के जो पेरेंट्स हैं वो लहरी महाशय जी के शिष्य थे, और उनको भी पता था कि इनकी जो संतान है वो आने वाले समय में मतलब जो है वो वेस्ट में जाकर के पूरा प्रोपोगेट करने वाले हैं क्रिया योग के बारे में। तो आई थिंक दे ऑल आर रियली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑलरेडी। जितने भी गुरुज होते हैं उनको पता होता है, मतलब बिकॉज दे आर डिवाइन बीइंग्स एंड दे आर ऑन द हायर लेवल, एक्चुअली हायर फ्रीक्वेंसी। तो इनको मतलब दे कैन सुनैना, एक्सेप्ट द मुझे लगता इन्फॉर्मेशन। है ये लोग वॉलेंटियर भी करते हैं ना, इन दैट यस, स्पिरिचुअल रेल्म ये यस, लोग यस, वॉलेंटियर यस, करते हैं, यस। हम हाँ, जाएंगे हाँ, नीचे प्रकाश हाँ, फैलाने। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, यस, यस। एंड ऐसे ही जैसे हम जो वो है ना डिवाइन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो सॉरी जैसे कृष्णा जी के बारे में पढ़ते हैं। अभी कल परसों कुछ क्लास थी, तो आई थिंक तुषार कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट। वो बता रहे थे कि जैसे जब कृष्णा जी जब पैदा हुए थे, तो ही वॉज एक्चुअली अवेयर ऑफ फ्रॉम द डे वन, जब वो पैदा हुए थे, कि हु एक्चुअली ही इज, है ना, कौन है वो, कि मैं मतलब डिवाइन हूँ, और मुझे मेरी पावर्स के बारे में पता है, मुझे किस स्टेट में रहना है, और मैं किस पर्पस के साथ आया हूँ। सो आई थिंक उनको भी ऐसे पता होता है, और ऐसे ही जो एलिवेटेड बीइंग्स होते हैं उनको भी पता ही होता है। मतलब हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हम ह्यूमंस से हम अपनी बीइंग होने की यात्रा तक जा रहे हैं। उनको ऑलरेडी पता होता है कि वो अपने उसमें ही होते हैं, मतलब डिविनिटी के अंदर ही होते हैं वो लोग। दैट इज द मेजर डिफरेंस दे टेल थ्रू देयर लाइफ, कन्वे थ्रू देयर लाइव्स, कि मतलब हाउ यू हैव टू बिकम। बेसिकली जितनी भी स्टोरीज बनाई गई हैं उनका पर्पस ही यही है, बताने का कि एक्चुअल में हम कौन है, और डिवाइन लाइफ जो है वो लगती कैसी है, कैसे हमें जीना चाहिए। उन्होंने वो रहते रहते ही अपने मतलब एग्जाम्पल के थ्रू जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं, तो ऐसे ही हम भी इवन बड़े भी हो गए हैं हम लोग एज वाइज, बट आई थिंक फ्रीक्वेंसी वाइज और जो एलिवेशन की स्टेज है उसमें अभी हम काफी पीछे हैं। बट फॉर श्योर दैट वी ऑल्सो व्हेन वी विल ऑल्सो गेट द गुरु, एंड when we'll start practicing Kriya Yoga, then definitely we can also try to be like them, and we can also have their experiences like them. हम अपनी भी लाइफ का एड ऑन करके आगे, आई थिंक आगे हमें भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, इफ वी हैव दैट काइंड ऑफ संकल्पा विद इन अस। तो संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, और संकल्प शक्ति के थ्रू आई थिंक दे से दैट एवरीथिंग इज अटेनेबल, so as we can, so we must try definitely to reach up to that level. Constant effort is necessary and important, I believe. Yeah, yeah. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच नैना। आई थिंक योगिनी जी ने भी मैसेज में लिखा है कि Mhm. दे गेट पर्टिकुलर असाइनमेंट्स फॉर श्योर, कि सब अपनी असाइनमेंट Mhm. पीरियड, उनको मतलब एक पर्पस होता है। इतने टाइम पीरियड भी तो सबका ही निर्धारित है, लेकिन ये दिव्यात्माएं भी अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और टाइम पीरियड इनका शॉर्ट ही होता है ज्यादातर, शॉर्ट स्पेन में काम अपना करके चली जाती हैं। और वो पांच तत्वों, वट योगिनी जी सिंह, वो पांच तत्वों से नहीं बने होते। योगिनी जी, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, इफ दिस? यस तुषार, जी, मुझे एक चीज और कहनी है जो मैंने शायद एक बार स्टार्टिंग में कही थी, जी, कि किसी ने बताया था, पापा मम्मी बताते थे हमें कि जैसे सपेरा अपने पिटारे में सांप लेकर आता है, इधर पूरा वो अपना नाच दिखाते हैं, और फिर वो अपनी पिटारे में वापस सांपों को बंद करके झोली अपनी बैक पे रख के चले जाते हैं। तो फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दैट मीन्स कि हम लोग उस स्टेट को अचीव क्या कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये था कि अचीव किया जा सकता है, वन कैन अचीव, बट उसकी मेहनत काफी है, एंड इट्स नॉट एसेंशियल कि आप एक ही लाइफ में करेंगे, बट यस डेफिनेटली यू कैन ट्राई। और आपके वही छोटे छोटे स्टेप्स जो है, कीप ऑन मूविंग, और उस तरफ मूव करना चालू रखें, तो यू कैन
be his loved son or daughter. ग्रेट ग्रेट। योगिनी जी आप आपने म्यूट किया है या यू वांटेड टू मैंने शेयर? नहीं, मैंने म्यूट कर लिया था ओके ओके, तुषार। ब्यूटीफुल, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एनीवन, बुआ जी आपने अनम्यूट किया, यू वांट टू ऐड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। I want to tell you that I'm the luckiest one to attend the uh, celebration of 100th century celebration of Swami Vivekananda. I think you know this thing. With your papa in पापा और Calcutta, मम्मी बताते होते हैं आपके बारे it में। was celebrated in Calcutta. And at that time, you are taking the name of yogis. I have seen all those yogis, and because I was the speaker of there from, I went there to represent the UP state, and my topic was the ideal of Indian womenhood. तो मुझे वो चीजें सारा, मैं बैठी बैठी उस सारे चित्र को बैठी याद किए जा रही हूँ। आप लोग बोली जा रहे हो और मैं उस चित्र को अपने सामने देखी जा रही हूँ कि हाउ आई एंजॉयड देयर एंड हाउ आई गॉट नेम एंड फेम देयर। तो बहुत अच्छा लगा, सभी योगियों से उनसे मिली हुई हूँ मैं। यहाँ ध्यान का सेंटर जो है वहां पर भी जा करके हमने ध्यान लगाया, उन्होंने सारी जगह घुमाया था फिर हमें, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आज वहां पहुंची हुई थी अभी आपके इस सारे उस प्रकरण से। हाउ ब्यूटीफुल। आई मीन वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर कि जो हम पढ़ रहे हैं सुना रहे हैं वो आप आपने लिव किया हुआ है ना। हाँ हाँ, या वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। in 1964 I went there. अच्छा 1964। हाँ, और सन भी देख के मेरे को याद आ गया ना सारा। अच्छा वो हाँ, सेंटिनरी सेलिब्रेशन था उनका। अच्छा सेंटिनरी, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का सेंटिनरी सेलिब्रेशन। और बहुत इसके लिए कॉल आई थी, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बड़ा हाँ। अच्छा लगा बुआ जी सुन के कि बुआ जी आप तब कितने साल के थे? 64 में कितने साल की हुई होंगी मैं? तब हम पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, माय माय बर्थ इज ऑफ 43। तो ओ 64 में आप आप 21 हो गए। साल के थे। मैं तब 21। अपना बर्थ प्लान कर रही थी ऊपर अपना कि मैं कब 81 में जाऊंगी और मैं बुआ जी का एक्सपीरियंस सुन पाऊंगी इन 2026। मेरा शायद मैं 18 इयर्स की हुई होंगी, 18। नहीं आप 43 के थे ना, तो ये बात हाँ, की है सही कहा, सही कहा, हम 64। तो प्लान कर तो रहे ये थे। 21 साल के हुए आप। अच्छा, और बस प्लान करने में ये स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हमें भी प्लान करने में 7-8 साल लग गए, 9 साल। अब देखो उसकी उस सेलिब्रेशन की गवाह मैं हूँ और अटेंडेड आई दैट। ओ माय गॉड। हाँ, अटेंडेड हम लोग हैं, थैंक यू आपका। चलो। और जो अब देखो टॉपिक भी क्या था, आइडियल ऑफ इंडियन वुमेनहुड मेरा टॉपिक था। और सारे जितने भी स्पीकर थे ना, वो मतलब कोई पेज लेके आया हुआ था, कोई भूल जा रहा था, किसका मैटर ठीक नहीं था। और व्हेन आई स्पोक, देन ऑल आफ्टर 2 minutes all were clapping there. And when I finished my this lecture, then a professor from Shillong came there. And he remarked that I wonderstruck when I saw an Indian girl wearing an Indian dress and saying about the ideal of Indian womanhood. वेरी नाइस, मैंने भी सलवार कमीज हुई थी। मैं डालती हुई थी उस समय। सो प्राउड तो ऑफ ये स्पेशल। और क्योंकि तेरे पापा नीचे खड़े सीढ़ियों पे, वो मेरे साथ गए थे, जी पिताजी ने मुझे अकेले नहीं भेजते थे। जी जी। तो हाँ, मेरे प्रिंसिपल को कहा कि इसका भाई साथ जाएगा तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं। वो मान गए, कहते जाएंगे हम देंगे। तो जी वो उनके आंसू, उसके आंखों से आंसू छम छम, क्यों कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे और लोग थे मेरे ऑटोग्राफ लेने आ गए। अब ऑटोग्राफ मुझे देने का पता नहीं था कि ऑटोग्राफ पे क्या लिखते हैं। लेकिन जब हम वहां पर हरिद्वार में इंदिरा गांधी और नेहरू जी आया करते थे ना, तो मेरी एक वकील की बहन जो थी,
वो मेरी क्लास फेलो थी, और तो उसने एक बुक रखी हुई थी साइन सिग्नेचर की, जो उनसे ऑटोग्राफ की लिया करती थी। जी तो जी मैंने जी। कुदरत से कुछ दिन पहले ना वहां से होकर के गए थे अपना इंदिरा गांधी, तो मैंने उनसे उससे पूछा, पोपट दिखा तो सही भाई कि लिख के क्या जाते हैं ये लोग। तो उसने मुझे दिखाया कि विद बेस्ट विशेस और नीचे अपने साइन किए हुए। अच्छा। तो जब वो लोग मेरे लिए पास ऑटोग्राफ लेके आए कि हमें अपने ऑटोग्राफ दो, मेरे को एकदम माइंड में स्ट्राइक किया, पता मैं घबरा गई, मैं क्या, मैं कितनी बड़ी हो गई है, इतना हो रहा है। तो बाद में मुझे एकदम से याद आ गई वो लाइन, तो मैंने वही करके मैंने भी साइन करके वैसे दे दिए। और तेरे पापा छम छम आंसू बच्चे पे सिर पे खड़े और मैं नीचे उतरी जप्पी डाल के, इतना बल्कि हंसने के वजह रोने लग पड़े हाँ। छम नहीं वो छम आंसू पापा बताते, मुझे याद है। मम्मी और पापा ये स्पेशली बहुत बारी जिक्र किया, स्टोरी पापा ने बहुत बारी बताई है, ये ऐसे करके। मेरा फिर तेरे पापा का ना कुछ और इसका असर अजीब ही आया रिश्ता कि था बेटा। बेटी भी बहन बहुत भाई तो अच्छे हम से जुड़ थे। रही है, आप भी हम तो जी, बहुत अच्छे से जुड़ रहे हो सर जी सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू बेटा। थैंक यू सो मच बुआ जी फॉर शेयरिंग। इस कोर्स में। बहुत अच्छा लगा, एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट यू हैव डन, फॉर व्हाट यू आर। गॉड ब्लेस यू, आपकी गॉड ब्लेस। शेयरिंग से हमें लगा कि हाँ, ये जन जन्मांतर का रिश्ता होता है इसमें, हाँ क्योंकि बिल्कुल बच्चे भी फिर जुड़ प्लीज जाते हैं तो टेक अप करेंगे अभी लगता है। आगे। हाँ। शीतल, विल यू प्लीज वाइंड अप? श्योर श्योर, वी या कैन जस्ट कंक्लूड विद द प्रेयर बिकॉज द टाइम इज अप। आपके बच्चों का पेपर भी है शायद कल। सो लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स एंड क्लोज आवर आईज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखात् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शान्ति ओम। We are left with one last chapter of the book, और most likely first week of March तक हम उसे conclude कर पाएंगे। मिलते हैं फ्राइडे को। Thank you so much. Okay Take care जी, wish you everyone. all the best. Goodbye. शुभ रात्रि। Thank थैंक you. यू Thank you, शुभरात्रि। Ratri. everyone. Bye Good bye. night. Good night, थैंक यू शीतल, everyone. थैंक यू सुरैना, Thank you, everyone. थैंक यू बुआ जी फॉर शेयरिंग ऑल दिस, Oh, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। thank you everybody. Thank you. Thank you. Happy Thank New you all. Thank you. Year. Thank you, everyone. Yes.